दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जो भारत की आत्मा से जुड़े हैं। उसी तरह भारत के दो अभिन्न अंग दिल्ली और मुंबई। कहते हैं दिल्ली भारत का दिल है और मुंबई उसकी धड़कन, शायद सच ही कहते हैं लोग। भारत के उसी दिल का एक टुकड़ा महक तिवारी। 19 साल की महक तिवारी अपने पापा के साथ लगभग 2 महीने की उम्र में मुंबई आई थी। उसकी मां को ब्लड कैंसर था, जिसका इलाज करवाने उसके पापा अपनी पत्नी और 2 महीने की मासूम बच्ची के साथ दिल्ली को छोड़कर मुंबई आए थे। मुंबई सपनों का शहर कहते हैं, यहाँ हर रोज कई नए सपने पनपते हैं। कई पूरे होते हैं और कई टूटकर बिखर जाते हैं, लेकिन फिर भी एक चीज है जो इंसान को कभी हारने नहीं देती, और वह है उम्मीद। यह उम्मीद ही है जो इंसान को हर दिन मेहनत करने का जज्बा देता है। यह उम्मीद ही है जो इंसान को जीने का हौसला देता है। एक गरीब इंसान हर दिन उम्मीद के जरिए मेहनत करता है और उस उम्मीद के जरिए ये सपना देखता है कि एक दिन उसकी हालत में सुधार होगा। यही उम्मीद लेकर आए थे महक के पिता कृष्णकांत तिवारी भी। उम्मीद की उनकी पत्नी एक दिन ठीक हो जाएगी, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। वह उम्मीद भी टूटकर बिखर गई और 9 महीने की दूध मुंही बच्ची महक बिन मां की हो गई। जिस उम्र में बच्चे अपने मुंह से मां शब्द निकालना सीखते हैं, उस उम्र में महक की मां उससे छिन गई। कृष्णकांत तिवारी जी ने बड़े ही लाड़ दुलार से अपनी बेटी की परवरिश की कई मुसीबतों का सामना किया। रिश्तेदारों ने तो यहां तक कह दिया कि कृष्णकांत भाई शादी कर लो, नई मां आएगी तो बच्चे की परवरिश कर लेगी। लेकिन कृष्णकांत तिवारी जी ने शादी करने से साफ इनकार कर दिया, ये सोचकर न जाने सौतेली मां आकर मेरी मासूम बच्ची महक के साथ कैसा व्यवहार करे। कृष्णकांत तिवारी जी ने अपनी बेटी के लिए मां और पिता दोनों की जिम्मेदारी निभाई। बड़े ही मुश्किलों से उन्होंने एक हॉस्पिटल में क्लर्क की नौकरी हासिल की और अपनी बेटी की परवरिश की। घर और नौकरी, इसके साथ ही एक छोटी बच्ची, सभी की परवरिश करने में जो कठिनाइयां उनके सामने आई, उन्होंने उन सभी कठिनाई को दरकिनार करते हुए अपनी जिम्मेदारियों को निभाया। कृष्णकांत जी का सिर्फ एक ही सपना है कि उनकी बेटी महक तिवारी बड़ी होकर एक जिम्मेदार डॉक्टर बने। और जिस हॉस्पिटल में कृष्णकांत तिवारी जी आज क्लर्क की नौकरी करते हैं, उसी हॉस्पिटल में उनकी बेटी एक दिन सफेद कोट और गले में स्टेथोस्कोप लगाकर शान से चलते हुए कृष्णकांत तिवारी जी को ये गर्व महसूस कराए कि गरीब इंसान भी सपना देख सकता है। इसी शहर में पनपा एक नया सपना, एक नई उम्मीद, महक के डॉक्टर बनने का। अपने पापा की लाडली और उनके दिल की धड़कन महक अपने नाम की तरह चंचल और सुगंधित, जहां जाती है अपनी चंचलता से खुशियों की महक बिखेर देती है। कृष्णकांत जी का सपना है उनकी बेटी डॉक्टर बने और गरीबों की मदद करे, ताकि जिस तरह उनकी पत्नी सुगंधा ने कैंसर की बीमारी के कारण अपनी जान गंवाई, वैसे किसी और गरीब को उसके परिवार से दूर न होना पड़े। क्योंकि कृष्णकांत जी ने अपनी पत्नी को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, लेकिन पैसों की कमी से उनकी पत्नी का अच्छे से इलाज नहीं हो पाया था। बस उस दिन से ही उन्होंने ठान लिया था कि अपनी महक को वह डॉक्टर बनाकर ही रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ उनकी बेटी महक भी अपने पापा के सपने को ही अपना सपना मान चुकी है और वह भी चाहती है कि पढ़ लिखकर वह अपने पापा के सपने को पूरा करे, ताकि उसके पापा सीना चौड़ा करके कह सके कि महक उनकी बेटी है। महक पढ़ने में बहुत ही होशियार है, हर साल टॉप करती है। इस साल उसने 12वीं की परीक्षा दी है, जिसका रिजल्ट जल्द ही आने वाला है। महक उम्र 19 साल, कद 5 फुट 4 इंच, आंखें लाइट ग्रीन, रंग गोरा, छोटी सी नाक, तीखे नैन, नक्श लंबे रेशमी घने बाल, पतली कद काठी। जिसने 12वीं तक पढ़ाई की है और उसका सपना डॉक्टर बनने का है। फैमिली के नाम पर उसके सिर्फ पापा है जो उसकी जान है। महक एक चंचल और हंसमुख लड़की। चलिए जान लेते हैं कहानी के दूसरे और में कैरेक्टर अर्जुन के बारे में। अर्जुन बजाज, उम्र 29 साल, बजाज फार्मास्यूटिकल्स का मालिक, एक रूड और एरोगेंट इंसान जिसके लिए डॉक्टरी सिर्फ उसका पेशा है। उसे अपने मरीजों से कोई भी सिंपैथी या लगाव नहीं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह अपने मरीजों को कुछ समझता ही नहीं, बल्कि उसका पेशा ही है उसके सुख दुख का साथी। हर वक्त सिर्फ काम में लगा रहता है, अपनी जिम्मेदारी को पूरी मेहनत और लगन से निभाता है और काम में गलती बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अर्जुन बजाज एशिया का जाना माना न्यूरोसर्जन, कार्डियोथोरेसिक सर्जन, न्यूरोलॉजिस्ट और हार्ट सर्जन। कहते हैं वह मौत के मुंह से भी अपने पेशेंट को खींच लाता है, जिसकी सक्सेस रेट है 99.9%। आमतौर पर जिस सक्सेस और पोजीशन को पाने के लिए 50 साल लग जाते हैं, अर्जुन ने महज 29 साल की उम्र में ही उसे हासिल कर लिया। IQ 350 से ऊपर, स्मार्ट, रिच और हैंडसम होने के साथ साथ उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। शहर में कई जाने माने हॉस्पिटल और फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां बजाज हॉस्पिटल के नाम से हैं। इसके साथ ही बजाज हॉस्पिटल की कई ब्रांच विदेशों में भी है। इतना ही नहीं, अर्जुन काफी बड़ी रकम कई सारी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर चुका है, जिसके कारण बिजनेस और मेडिकल की दुनिया में उसकी अच्छी पकड़ है। इतना ही नहीं, देश के कई बड़े मेडिकल कॉलेज भी बजाज हॉस्पिटल के अंडर ही आते हैं।
सीधी सीधी भाषा में कहा जाए तो अर्जुन मल्टी बिलियनर है। इसके साथ ही वह दिखने में हैंडसम, स्मार्ट और डैशिंग है। कद 6.28 पैक एब्स, नीली आंखें, गोरा रंग, तीखे नैन नक्श, सिल्की काले बाल। कोई भी अगर अर्जुन को देखे तो उसे परफेक्ट ही कहेगा। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, हर इंसान परफेक्ट नहीं होता। हर इंसान में होती है अपनी कुछ कमियां। ऐसे ही अर्जुन में भी है एक कमी, उसकी एक अजीब बीमारी, और इसी बीमारी का इलाज पाने अर्जुन आया है मेडिकल के क्षेत्र में। लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद उसे अपनी बीमारी का कोई इलाज नहीं मिला। ना जाने कितनी ही सर्जरी, कितनी ही मेडिसिन, एलोपैथी से लेकर होम्योपैथी, लगभग हर फील्ड में अर्जुन ने अपनी बीमारी का इलाज ढूंढने की कोशिश की, लेकिन हमेशा की तरह नाकामयाबी ही हाथ लगी है। उसने ना जाने कितने ही पैसे अपने रिचार्ज पर गंवा दिए, लेकिन उसे अपनी बीमारी का सिर्फ एक ही जवाब मिला, शून्य, एक बड़ा सा जीरो, यानी शून्य। इस शून्य ने अर्जुन की जिंदगी को भी शून्य बना दिया है। आज एक जिम्मेदार सर्जन को एक रूड और एरोगेंट इंसान में तब्दील कर दिया है, जिसके अंदर किसी के लिए कोई फीलिंग नहीं है, जो सिर्फ अपने काम को एक जिम्मेदारी समझकर निभाता है, जिसके लिए किसी की खुशी, किसी की फीलिंग कोई मायने नहीं रखती, जो सिर्फ अपने मतलब से मतलब रखता है, जिसके चेहरे पर मुस्कान भी कभी कभार ही आती है, जो हमेशा अपने आप में बिजी रहता है, अपने काम में बिजी रहता है, जिसे दुनिया से कोई मतलब नहीं है। आखिर ऐसी कौन सी बीमारी है अर्जुन को, जिसका इलाज अर्जुन पागलों की तरह ढूंढ रहा है, जिस इलाज को पाने के लिए अर्जुन ने अपने आप तक को खो दिया, जिसके लिए वह बड़ी से बड़ी कीमत चुकाने के लिए भी तैयार है। आखिर इस बीमारी की शुरुआत कहाँ से हुई और इसका अंत कहाँ होगा, इसका जवाब न तो अर्जुन के पास है और न ही किसी और के पास इसका जवाब है। सिर्फ वक्त के पास अर्जुन को सिर्फ एक ही उम्मीद है, एक ना एक दिन उसे अपनी बीमारी का इलाज जरूर मिलेगा, और इसी उम्मीद के बलबूते पर अर्जुन लगा हुआ है अपने काम में। रात लगभग 12 बजे, बजाज हॉस्पिटल। इस वक्त अर्जुन अपने ही केबिन के एक प्राइवेट रूम में सोया हुआ था। लगभग 6 घंटे लगातार सर्जरी करने से वह थक चुका था और अपने विला न जाकर वह अपने केबिन के ही प्राइवेट रूम में सोया हुआ था। अचानक 12:05 पर उसका फोन रिंग होता है। वह नींद में ही कॉल उठाकर रिसीव करता है। सामने उसका दोस्त अमन खन्ना उसे बताता है, अर्जुन, बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तुमने जिस पेशेंट की सर्जरी की थी, अचानक उसकी तबीयत खराब हो रही है, तुम्हें जल्द से जल्द आना होगा। खबर मिलते ही अर्जुन तेजी दिखाते हुए तुरंत अपनी नींद छोड़कर वार्ड की तरफ भागता है। आईसीयू में जाकर वह देखता है सभी डॉक्टर और नर्स पेशेंट की जान बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। अर्जुन सामने आकर मामले की गंभीरता को देखता है और आसपास लगे हुए इंस्ट्रूमेंट को चेक करता है। उसे इंस्ट्रूमेंट में कोई भी प्रॉब्लम नजर नहीं आती। उस पेशेंट की अभी अभी हार्ट सर्जरी हुई थी और उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। उस पेशेंट की उम्र लगभग 55 साल थी। उसके परिवार वाले उसके आसपास खड़े होकर रो रहे थे, एक दूसरे को हिम्मत देने की कोशिश कर रहे थे। अचानक उस पेशेंट की बेटी अर्जुन का कॉलर पकड़ लेती है और उसे झकझोरते हुए कहती है, आखिर कैसे सर्जन हो तुम? कैसी सर्जरी की है मेरे पापा की, जो अभी से ही उनकी हालत ऐसी हो गई? एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर मेरे पापा को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल करवा दूंगी, तुम्हारे इस हॉस्पिटल को बंद करवा दूंगी। याद रखना। यह नज़ारा, आसपास खड़े नर्स और डॉक्टर हैरानी से उस लड़की को देख रहे थे। वह लोग अर्जुन से उस लड़की को छुड़ाते हुए एक तरफ करते हैं और उसे समझाते हुए कहते हैं, मैडम प्लीज शांत हो जाए और हमें चेक करने दीजिए, हमें टाइम दीजिए, आप प्लीज यहाँ शांति बनाए रखिए और बाहर जाकर इंतजार कीजिए। पेशेंट की बेटी रोते और चिल्लाते हुए कहती है, कैसे शांत हो जाओ, कैसे इंतजार करूं, तुम लोगों के हाथों में अपने पापा को मरने के लिए छोड़ दूं क्या? हम लोगों ने तुम पर भरोसा किया था, अपने पापा की जिंदगी तुम्हारे हाथों दे दी थी, लेकिन तुम लोगों ने अपनी जिम्मेदारी को सही ढंग से नहीं निभाया। कहकर वह लड़की जोर जोर से रोने लगती है। अर्जुन अभी तक हैरानी से खड़े उस मरीज के लक्षणों को देख रहा था। अचानक अर्जुन पास में रखे हुए एक खाली इंजेक्शन को उस मरीज के फेफड़ों में मारता है। ये शॉट इतना झटकेदार था कि आसपास खड़े लोगों की आंखें हैरानी से बाहर आ गई थी। सभी हैरानी से अर्जुन की हरकतों को देख रहे थे, लेकिन अर्जुन किसी की परवाह न करते हुए उस इंजेक्शन को निकालकर एक बार फिर उस मरीज के सीने में भोंक देता है, जिसके कारण अचानक उस मरीज को जोर का झटका लगता है और वह कुछ इंच बेड से उछल जाता है। कुछ पल के लिए उसकी धड़कनें मानो बंद हो जाती है, जो देखकर सभी घबराहट और निराशा से अपने सर झुका लेते हैं, क्योंकि सबको लगता है वह मरीज अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। तो वही पेशेंट के फैमिली वाले घबरा जाते हैं, उनका कलेजा मुंह को आ जाता है और उनकी चीखें निकलने लगती हैं। पेशेंट की बेटी तो सदमे के कारण लगभग बेहोश ही होने वाली थी, लेकिन तभी कुछ पलों बाद उस मरीज की सांसें वापस आ जाती हैं।
जिससे सभी की सांस में सांस आई। देखते ही देखते सभी का चेहरा खिल चुका था और वह लोग हैरानी से अर्जुन की तरफ देखते हैं जिसके चेहरे पर अभी भी कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। अर्जुन कठोर शब्दों में आसपास खड़े नर्स और डॉक्टर से कहता है, इनके सीने में एयर पंप लगाओ और उसके मीटर को ऑब्जर्व करो। इनके सीने में ऑक्सीजन अच्छे से पंप नहीं हो रही थी, इसलिए उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। अब सब कुछ नॉर्मल है, कहकर अर्जुन बिना एक्सप्रेशन के अपने चेहरे को लिए उस केबिन से बाहर जाने लगता है। तभी अचानक उस मरीज की बेटी को अपनी गलती का एहसास होता है और वह अर्जुन के आगे आकर उससे माफी मांगते हुए कहती है, आई एम सो सॉरी डॉक्टर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने आपसे बदतमीजी की, लेकिन मैं क्या करती, अपने पापा को इस हालत में देखकर मुझसे रहा नहीं गया। आई होप यू अंडरस्टैंड। अर्जुन अपने चेहरे के गंभीर भाव को बनाए रखते हुए उस लड़की की तरफ देखते हुए कहता है, सिर्फ तुमने ही अपने पापा की जिंदगी हमारे हवाले नहीं की, बल्कि इस हॉस्पिटल में रहने वाले हजारों मरीजों ने अपनी जिंदगी हमारे हवाले की है और उनकी जिंदगी को बनाए रखना ही हमारा फर्ज है। हम अपने मरीजों के साथ खून के रिश्ते से नहीं जुड़े, लेकिन दिल और प्रोफेशन के रिश्ते से जुड़े हुए हैं। उनके दर्द और तकलीफों से हमें भी फर्क पड़ता है। जब वह अपनी जिंदगी हमारे हवाले करते हैं उस वक्त ही हम लोग ये फैसला कर लेते हैं कि चाहे जो कुछ भी हो जाए हमें उसकी जिंदगी बचाकर ही रहनी है और उसके भरोसे पर खरे उतरना है। इसके लिए हम लोग सिर्फ अपनी नींद है और चैन सुकून ही नहीं बल्कि अपनी जिंदगी भर की पढ़ाई एनर्जी लगा देते हैं। इसलिए आप लोगों का ये कहना कि हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोगों के काम पर उंगली उठाना हमारी बेइज्जती है। इसलिए आगे से कभी भी किसी पर उंगली उठाने से पहले 2 बार सोच लेना। जिस तरह आप लोग अपनी नींदें बर्बाद करते हुए अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखते हैं, उसी तरह हम लोग भी अपनी नींदें बर्बाद करते हुए अपने मरीजों के लिए हर पल खड़े रहते हैं, कहकर अर्जुन अपने एक्सप्रेशन लेस फेस को लेकर वहां से चला जाता है। अर्जुन के जाने के बाद वह लड़की अर्जुन को देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, ये दिखने में खड़ूस है लेकिन अंदर से बहुत सॉफ्ट है। अर्जुन अपने केबिन में आकर पियून से 1 कप कॉफी मंगाता है और उस कॉफी का सीप लेते हुए अपनी कुछ पुरानी बुक्स और लैपटॉप पर कुछ सर्च करने लगता है। तभी अचानक उसका दोस्त अमन खन्ना उसके केबिन में इंटर होता है। इस वक्त उसकी आंखों में नींद साफ नजर आ रही थी, जो इधर उधर झूल रहा था, जिसे देखकर साफ पता चल रहा था वह काफी मेहनत करके आया है और इस वक्त उसे नींद की सख्त जरूरत है। अमन खन्ना अर्जुन के केबिन में आकर नींद में झूलते हुए उसे कहता है, अरे अर्जुन, तू अभी सोया नहीं? मुझे तो लगा था तू सोया हुआ होगा अपने केबिन में, लेकिन तू तो यहाँ लैपटॉप पर काम कर रहा है। तू इंसान नहीं है क्या? तुझे नींद नहीं आती? सुबह 8 बजे भी हमारी सर्जरी है, इसलिए थोड़ा टाइम है, आराम कर ले यार। अपने दोस्त अमन खन्ना की बात सुनकर अर्जुन अपने चेहरे पर बिना एक्सप्रेशन लिए कॉफी का सिप लेते हुए लैपटॉप में देखते हुए अमन से कहता है, मुझे नहीं सोना, लेकिन तुझे देखकर लग रहा है तुझे बहुत नींद आ रही है, जा अपने केबिन में आराम कर ले। कहीं ऐसा ना हो तो ऑपरेशन के वक्त भी झपकियां लेता रहे। तू अच्छे से जानता है मुझे काम में लापरवाही पसंद नहीं है। ये सुनकर अमन मुंह बनाकर यूं ही आधी नींद में झूलते हुए एक चेयर पर बैठ जाता है और अर्जुन से कहता है, हाँ हाँ मालूम है तुझे काम में लापरवाही पसंद नहीं, लेकिन मेरी भी तो प्रॉब्लम समझना यार। कैसे जाऊं मैं अपने केबिन में? वह जूली मेरे केबिन में मेरा इंतजार कर रही है। अगर इस वक्त मैं उसके सामने गया तो पक्का वह मुझ पर चिपक जाएगी और उसके बाद नींद तो दूर की बात है, चैन की सांस भी लेने नहीं देगी। अमन की प्रॉब्लम सुन अर्जुन अपना सर झटकते हुए बिना किसी इंटरेस्ट लैपटॉप पर यूं ही अपनी नजर गड़ाए हुए बोला, तो उसे चिपकने का मौका भी तो तूने ही दिया है, क्योंकि जहां तक मुझे याद है इस हॉस्पिटल की ऐसी कोई नर्स और ऐसी कोई डॉक्टर नहीं बची जिस पर तूने फ्लर्ट ट्राई ना किया हो। तो अब जूली में क्या बुराई है, जा और एंजॉय कर। ये सुनकर अमन मुंह बनाकर बिना किसी इंटरेस्ट के बोल, क्या यार अर्जुन कैसी बातें कर रहा है? तू अच्छे से जानता है ना मैं किसी भी लड़की के साथ 1 हफ्ते से ज्यादा रिलेशनशिप में नहीं रह सकता, और इस जूली को तो 1 महीना हो गया मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही, बार बार कह रही है, डॉक्टर अमन आई लव यू, डॉक्टर अमन मुझसे शादी कर लो प्लीज। लेकिन तू तो जानता है ना मुझे रिलेशनशिप और शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अपना तो बस एक ही फंडा है, एंजॉय करो जब तक जवानी है, सिंगल रहो मस्त रहो, क्या फालतू इन बीवियों के चक्कर में चिक 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 सुनते रहो, उनके नखरे बर्दाश्त करना, हाय तौबा ना बाबा ना, मेरे बस का नहीं है। और अमन की थिंकिंग को सुनकर अर्जुन अपने काम में लगे हुए अमन से कहता है, जब तुझे शादी और रिलेशनशिप में इंटरेस्ट ही नहीं है तो इतनी सारी लड़कियों के साथ अफेयर क्यों करता है? सिंगल रहना मेरी तरह। ये सुनकर अमन मुंह बनाते हुए कहता है, सिंगल और वह भी तेरी तरह? मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है? मुझे एंजॉय करना है अपनी लाइफ, अपनी जवानी और एंजॉयमेंट को वेस्ट नहीं करना तेरी तरह। और मेरा छोड़, तू अपनी बता, तू कौन सा खुशी खुशी सिंगल है? आज तू भी मेरी तरह होता अगर तू
कहते हुए अमन ने अचानक अपने शब्द मुंह में ही रोक लिए, क्योंकि उसे महसूस होता है उसने शायद कुछ गलत बोल दिया। वह अर्जुन से क्लेरिफाई करते हुए बोला, सॉरी अर्जुन, मेरे वो कहने का मतलब नहीं था, मैं तो बस। अर्जुन अभी भी अपने एक्सप्रेशन लेस चेहरे को लिए अमन से कहता है, इट्स ओके, मुझे पता है तेरे कहने का क्या मतलब है। चल ठीक है, जा तू मेरे प्राइवेट रूम में सो जा, मुझे इस वक्त काम करना है, मुझे अभी नींद की जरूरत नहीं है। ये सुनकर अमन मुस्कुराते हुए कहता है, ओह थैंक यू यार, मुझे अपना कंफर्टेबल रूम देने के लिए और उस जूली से मेरी जान छुड़ाने के लिए। तेरे जैसे दोस्त भगवान सबको दे, लेकिन सबसे पहले मुझको दे। किसिंग आई लव यू यार। कहकर अमन मुस्कुराते हुए अर्जुन को एक फ्लाइंग किस देकर उसके केबिन में बने हुए प्राइवेट रूम में जाकर रेस्ट करने लगता है और अर्जुन अपना सर झटक कर दोबारा लैपटॉप में अपनी आंखें गड़ाए हुए काम में लग जाता है। लेकिन साथ ही एवं की बातों को याद कर अर्जुन के चेहरे के रंग बदल जाते हैं। अचानक उसके चेहरे पर एक नए ही भाव उमड़ आए थे, जो भाव अभी तक किसी ने नहीं देखे थे। शायद वह किसी तरह की चिंता के या दुख के भाव थे जिसे समझना मुश्किल था। पापा पापा, जल्दी नीचे आइए, नाश्ता तैयार हो चुका है। आपको पता है ना, आज मुझे भी कॉलेज के लिए जाना है, एक तो पहले ही लेट हो चुका है। हाँ हाँ मेहक बिटिया, हम आ रहे हैं, हम तैयार हो चुके हैं। लेकिन ना जाने ये हमारा चश्मा कहाँ रह गया, और हमारा रुमाल भी नहीं मिल रहा, और हमारा हॉस्पिटल का आई कार्ड भी। ओहो पापा, आपका हमेशा का यही है, आपका चश्मा, आपका आई कार्ड और आपका रुमाल सामने दराज पर रखा हुआ है। आपका मोजा आपके जूतों के साथ अलमारी के नीचे है। आपकी घड़ी और आपकी दवाइयाँ टेबल पर रखी है, उन्हें भी ले लीजिएगा वरना आपकी पेट में गैस हो जाएगी। और अब जल्दी से नाश्ता करने नीचे आई है, वरना हम लेट हो जाएंगे। ओहो, कहीं कॉलेज के लिए निकलने वाली बस ना निकल जाए। कृष्णकांत जी मुस्कुराते हुए सीढ़ियों के रास्ते नीचे की तरफ आते हुए कहते हैं, हाँ हाँ मुझे पता है, आज मेरी प्यारी बिटिया का रिजल्ट आने वाला है और तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पूरा यकीन है हमेशा की तरह मेरी मेहक बिटिया इस साल भी टॉप करेगी। ये सुनकर महक मुस्कुराते हुए अपने पापा को नाश्ता देते हुए कहती है, वह तो करना ही होगा ना, आखिर मुझे पढ़ लिख कर बड़ा डॉक्टर जो बनना है और आपके भी हॉस्पिटल में एक दिन सफेद कोट और गले में स्टेटस्कोप लटका कर घूमना है, ताकि जब भी कोई मुझे डॉक्टर महक तिवारी के नाम से पुकारे तो आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाए और लोग कहें, वह देखो कृष्णकांत तिवारी जी की बेटी डॉक्टर महक तिवारी जा रही है। और उसके लिए मुझे अच्छे नंबरों से पास होना होगा। ये सुनकर कृष्णकांत तिवारी जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, मेरी प्यारी बिटिया मेरे सपनों को कितने अच्छे से समझती है और उसके लिए जी भरकर मेहनत भी कर रही है। बस भगवान से यही प्रार्थना है, यह आंखें बंद होने से पहले मेरा सपना पूरा हो जाए। जिस तरह पैसों की कमी और गरीबी के कारण मैं तुम्हारी मां को कैंसर से नहीं बचा पाया, वैसे मैं नहीं चाहता कोई और गरीब भी इस बीमारी की चपेट में आए। बस मेरा यही सपना है, तुम उसी हॉस्पिटल में डॉक्टर बनकर घूमो जिस हॉस्पिटल में मैं क्लर्क का काम करता हूं, ताकि मैं लोगों को ये साबित कर सकूं कि सपने देखने के लिए औकात की जरूरत नहीं है, बल्कि मेहनत करने की जरूरत है। गरीब लोग भी सपना देख सकते हैं और उसे पूरा करने की हिम्मत रख सकते हैं। अपने पापा के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मेहक मुंह बनाते हुए कहती है, वह हो पापा, आप भी ना हमेशा की तरह आंखें बंद करने वाले बातें फिर शुरू कर दिए। अरे अभी तो आपको मुझे डॉक्टर बनते देखना है, उसके बाद मेरी शादी और मेरे बच्चे और मेरे बच्चों के भी बच्चे। मैं इतनी जल्दी आपको कहीं नहीं जाने दूंगी, समझे ना। ये सुनकर कृष्णकांत तिवारी जी महक के सर पर टिपली मारते हुए कहते हैं, बेशर्म, अपने पापा के सामने शादी और बच्चों की बातें कर रही है, तुझे शर्म नहीं आती। महक अपना सर सहलाते हुए मुंह बनाते हुए अपने पापा से कहती है, ओहो पापा, आपसे कितनी बार कहा है यूं सर पर पीछे मत मारा कीजिए, अगर मैं पागल हो गई तो मुझसे भविष्य में ठीक होने वाले मरीज बिना इलाज के ही मर जाएंगे। ये सुनकर कृष्णकांत तिवारी जी महक के सर को सहलाते हुए मुंह बनाते हुए कहते हैं, ओहो मैं तो भूल ही गया था, माफ करना बिटिया। वैसे मैं सोच रहा था बिटिया, अगर तुम पागल भी हो जाओगी तो कोई बात नहीं, तुम पागलों की डॉक्टर बन जाना। वैसे भी उन्हें कौन सा पता चलने वाला है कि उनका इलाज समझदार आदमी कर रहा है, ये पागल आखिर रहना तो उन्हें पागल ही है ना। कहकर कृष्णकांत तिवारी जी जोर जोर से हंसने लगते हैं। अपने पापा को हंसते हुए देख महक भी जोर जोर से हंसती है। अचानक महक की नज़र घड़ी पर पड़ती है और वह आंख निकालकर चिल्लाते हुए कहती है, अरे बाप रे, 9:30 तो यही बज गए। पापा आप भी ना बातों के चक्कर में मेरी बस मिस करवा देंगे, फिर मुझे ऑटो पकड़कर जाना पड़ेगा और ऑटो का किराया अब जानते हैं ना। अच्छा ठीक है पापा, अब मैं चलती हूँ, आप नाश्ता करके अपने काम पर चले जाइएगा। कर महक अपने पापा के गाल पर एक पप्पी देते हुए वहां से चली जाती है।
अपनी बेटी के जाने के बाद कृष्णकांत जी चेहरे पर मुस्कान लिए खुद से कहते हैं, मेरी बेटी मेरी जान मेरा अभिमान है। मैं बड़ा खुशनसीब हूँ जो मुझे मेरी महक जैसी बेटी मिली। अपनी पत्नी की फोटो की तरफ देखते हुए, धन्यवाद सुगंधा, मुझे अपना अक्स मेरी महक देने के लिए। महक, आसपास तुम्हारे रहने का आभास हुआ। उसने कभी मुझे तुम्हारी कमी महसूस ही नहीं होने दी। मेरी बेटी ही मेरी दुनिया है। कहकर कृष्णकांत तिवारी जी अपना छोटा सा मोबाइल उठाकर गले में आई कार्ड पहनकर बजाज हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं, जहां वह क्लर्क के तौर पर काम करते हैं। दोपहर लगभग 1 बजे महक अपनी सहेली पिंकी के साथ आइसक्रीम खाते हुए बातें करते हुए सड़क पर चल रही थी। दोनों सहेलियां इस वक्त बहुत खुश थी। हमेशा की तरह महक ने इस बार भी अपनी कॉलेज में टॉप किया था। आज महक का 12वीं का रिजल्ट था। पिंकी के भी अच्छे मार्क्स आए थे। महक अपनी सहेली पिंकी प्रियंका त्रिपाठी से खुश होते हुए बताती है, पापा को जब ये खबर मिलेगी तो वह कितने खुश होंगे। तुझे पता है पिंकी, पापा ने मुझे पढ़ाने लिखाने के लिए कितनी मेहनत की है। और हाँ, और तेरे पापा चाहते हैं कि तू डॉक्टर बन जाए, गरीबों की मदद करे, उनका नाम रोशन करे और भी ब्ला ब्ला ब्ला। तेरी यही एक बात मैं कितनी बार सुन चुकी हूँ महक। अब तो तेरी कही हुई एक एक बात मुझे मुंह जुबानी याद हो चुकी है। अगर एग्जाम में यही सवाल आते तो 100 में से पूरे 101 नंबर लेकर आती मैं। पिंकी ने मुंह बनाते हुए महक को चिढ़ाते हुए कहा, हाँ चल चल, मुझे सब पता है, अब ज्यादा भाव मत खा समझी। अचानक महक की नजर अपने हाथों में पहनी हुई घड़ी पर पड़ती है, जिसमें इस वक्त 1:15 बज रहे थे। महक मुस्कुराते हुए पिंकी से कहती है, अरे पिंकी, आज मेरा रिजल्ट आया है और अभी 1:15 बज रहे हैं। मैं क्या सोच रही थी, पापा को जाकर ही खुशखबरी अपने सामने दो और उनका रिएक्शन देखो। इसलिए तू घर जा, मैं बस पकड़कर पापा के हॉस्पिटल ही सीधा जा रही हूँ। ये सुनकर पिंकी मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है तू जा, लेकिन ध्यान से जरूर, ठीक है। अरे हाँ मैं ठीक से चली जाऊंगी, तू भी ठीक से अपने घर चली जाओ। कहकर महक दूसरे रास्ते से बस का इंतजार करने लगती है। अचानक महक की नज़र बस स्टैंड के सामने वाले ढाबे पर पड़ती है। महक मुस्कुराते हुए खुद से कहती है, क्यों ना आज पापा के लिए उनकी फेवरेट लंच रेडी करवा लूं और साथ में दोनों पापा बेटी खाएंगे। हाँ, यह अच्छा रहेगा, सोचकर महक सामने वाले ढाबे से मटर पनीर की सब्जी, गुलाब जामुन और नान खरीद लेती है। उसे अच्छे से पॉलीथीन में पैक करवाकर अपने हाथ में टांग कर बस पकड़कर सीधा बजाज हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। बजाज हॉस्पिटल के पार्किंग में महक पहुंचती है। अचानक महक का फोन बजने लगता है। महक फोन रिसीव करती है। सामने से पिंकी थी जो उसे बताती है, अरे महक सुनना, गलती से मेरा रिपोर्ट कार्ड तेरे पास ही रह गया, जरा उसे संभाल कर रख लियो, मैं तुझसे कल ले लूंगी। महक पिंकी से बात करते हुए अपना हाथ इधर उधर हिलाते हुए उसे समझाते हुए कहती है, तू चिंता मत कर, मैं तेरा रिपोर्ट कार्ड संभाल कर रख लूंगी। अच्छा रुक, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। कहकर महक अपने पर्स में उसका रिपोर्ट कार्ड चेक करने लगती है। तभी अचानक महक के बगल में एक ब्लैक मर्सिडीज में ब्लैक सूट बूट और ब्लैक गोगल के साथ एक आदमी कार में बैठा हुआ था, जो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन महक उस दरवाजे के सामने खड़ी थी, जिसके कारण वह आदमी निकल नहीं पा रहा था। कुछ पल यूं ही इंतजार करने के बाद भी जब वह आदमी देखता है कि महक उस जगह से हिल भी नहीं रही, उससे बहुत गुस्सा आने लगता है और वह दांत पीते हुए खुद से कहता है, I strongly hate this type of people who do not even care about the surrounding environment I hear. They're fun. Who even allows such people to come here? वह आदमी अंदर से चिल्लाते हुए कहता है, उद्धरण चिन्ह डॉट है यू साइड हटो, ये तुम्हारा घर नहीं है। लेकिन महक अपने ही बातों में फोन पर मटकते हुए बात करते हुए एक नज़र उस कार की तरफ देखती है और हाथ हिलाते हुए जोर से चिल्लाते हुए कहती है, अरे हाँ, पहले मुझे बात कर लेने दो। हाँ पिंकी बोल, मैं कह रही हूँ तेरा रिपोर्ट कार्ड मेरे पास ही है, तू चिंता मत कर, मैं उसे संभाल कर रख लूंगी। फोन पर बात करते हुए महक अपने हाथ में खाने का पैकेट उस कार की बोनट पर रख देती है और उसने उस कार में बैठे हुए आदमी की बातों को नजरअंदाज कर दिया। कार में बैठे शख्स ने जब महक को अपनी बातें इग्नोर करते हुए देखा तो वह गुस्से से दांत पीसते हुए झटके से कार को खोलता है, जिससे महक 2 कदम दूर जाकर गिरते गिरते बचती है। इस वक्त वह पूरी तरह से आगे की तरफ झुक चुकी थी, बस कुछ पल और खुद को ना संभालती तो मुंह के बल जमीन पर गिर जाती। महक खुद को संभाल कर जैसे ही पलटकर गुस्से से देखती है, सामने खड़ी इंसान को एक पल के लिए देखती ही रह जाती है। उसके सामने एक बहुत ही हैंडसम और स्मार्ट बंदा खड़ा था, जिसका कद लगभग 6'2", नीली आंखें, 8 पैकेट्स, काली रेशमी बाल,
फेयर स्किन के साथ वह आदमी बड़े ही एटीट्यूड के साथ अपने ब्लैक सूट बूट में अपने दोनों पैंट की पॉकेट में हाथ डाले वहां से जा रहा था। इस वक्त उसकी आंखों पर ब्लैक शेड चढ़े हुए थे, जो उसे और भी ज्यादा हैंडसम बना रहे थे। महक कुछ पल के लिए उसकी हैंडसमनेस को निहारती ही रह जाती है, लेकिन अगले ही पल जब वह उस आदमी को वहां से एटीट्यूड के साथ जाते हुए देखती है, वह पीछे से चिल्लाते हुए उससे आवाज देते ही कहती, अबे ओ ये अंधा है क्या? तुम्हें दिखाई नहीं देता तुम्हारे सामने एक लड़की खड़ी है और तुम्हें उसे इस तरह धक्का देकर कार का दरवाजा खोला? तुम्हें पता है तुम्हारी इस गलती के कारण मैं अभी गिरते गिरते बची, चलो सॉरी मांगो मुझसे। ये सुनकर अर्जुन उसकी बातों को इग्नोर करते हुए हॉस्पिटल के अंदर अपने कदम लेने लगता है। महक को जब यह महसूस होता है अर्जुन उसे इग्नोर कर रहा है, वह जोर से चिल्लाते हुए कहती है, अरे ओ बहरे, तुमसे बात कर रही हूं, सुनाई नहीं देता क्या? आंखों पर ब्लैक शेड चढ़ाए हुए हैं, इसका मतलब है कि अंधे हो लेकिन बहरे भी हो क्या? ये सुनकर अर्जुन के चलते हुए कदम रुक जाते हैं और उसकी आंखों में गुस्सा छा जाता है। अर्जुन पीछे मुड़कर बड़े ही एटीट्यूड के साथ कठोर आवाज में पूछता है, क्या तुम मेरे बारे में बात कर रही हो? यह सुनकर महक मुंह बनाते हुए अर्जुन से कहती है, आहे तुम्हें यहाँ हमारे अलावा भी कोई नजर आ रहा है क्या? ऑफ कोर्स मैं तुमसे ही बात कर रही हूँ। चलो तुमने जो गलती अभी अभी की है उसके लिए माफी मांगो जल्दी, मेरे पास टाइम नहीं है, महक ने बड़े ही एटीट्यूड के साथ कहा। अर्जुन अपने चेहरे पर टेढ़ी स्माइल के लिए कहता है, क्या कहा तुमने? माफी? और तुमसे किस बात के लिए, जरा मैं भी तो जानूं। ये सुनकर महक मुंह बनाते हुए कहती है, अरे वाह, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, अभी अभी तुम्हारी गलती के कारण मैं गिरते गिरते बची हूं, उसी की माफी? अच्छा माफी और तुमसे? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, जाओ कहीं अपने दिमाग का इलाज कराओ। ये सुनकर महक का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वह अपनी आंखें छोटी करते हुए गुस्से से नाक सिकुड़ते हुए अर्जुन से कहती है, आह, तुमने मुझे पागल कहा। एक तो तुमने अपनी कार का दरवाजा खोलकर मुझे गिराने की कोशिश की, ऊपर से तुम मुझसे माफी भी नहीं मांग रहे और मुझे पागल कह रहे हो। पागल होगे तुम, तुम्हारा पूरा खानदान। ये सुनकर आर्यन को गुस्सा आता है और वह दांत पीसते हुए महक के पास आता है और उसके कंधे को दबाते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खानदान के बारे में उल्टी सीधी बात करने की? एक तो तुम लोगों को इतनी बड़ी एरिया में आने का मैनर्स नहीं है, ऊपर से तुम बदतमीज भी करते हो, तुम लोगों की औकात ही क्या है? ये सुनकर महक अपना कंधा झटके से छुड़ाते हुए अर्जुन की आंखों में आंखें डालकर कहती है, औकात की बात तो मत ही करना, समझे? तुम सिर्फ ज्यादा की औकात है हमारी, समझे? देखो मैं तुमसे जहां बहस नहीं करना चाहती, चुपचाप अपनी गलती की माफी मांगो और फुट लो यहां से। ये सुनकर अर्जुन गुस्से से बात करते हुए कहता है, मैं तुमसे माफी नहीं मांगने वाला, समझी? तुम जो करना है कर लो। ये सुनकर महक गुस्से से मुंह बनाते हुए अर्जुन की आंखों में आंख डालकर कहती है, ठीक है माफी मत मांगो, वैसे भी तुम जैसे मैनरलेस आदमी से माफी की उम्मीद भी मैं नहीं कर सकती, अपनी माफी रखो अपने पास। जाहिल गवार कहीं के कहकर महक अपनी उंगली से अपनी नाक रगड़ते हुए गुस्से से जाने लगती है। अचानक महक को महसूस होता है उसका दुपट्टा किसी ने पकड़कर खींचा है। यह महसूस होते ही महक को बहुत गुस्सा आता है और वह दांत पीसते हुए चिल्लाते हुए पीछे घूमती है, जाहिल गवार, लुच्चे लफंगे, छोड़ मेरा दुपट्टा वरना यही चप्पल से तेरी सुताई कर दूंगी। लेकिन जैसे ही मैं पलटकर देखती है उसकी आंखें हैरानी से बाहर आ जाती है, क्योंकि महक का दुपट्टा अर्जुन की कार के दरवाजे में फंसा हुआ था, जो शायद झटके तेज बंद करने के कारण फंस चुका था। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी अर्जुन को महक की भाषा सुनकर होती है, जो उसे चप्पल से मारने की बात कर रही थी। विस्मय अधिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह, क्या कहा तुमने? तुम चप्पल से मेरी खुदाई करोगी? कहकर अर्जुन गुस्से से उसे घूरता है। इस वक्त उसके हाथों की मुट्ठियां बंध गई थी, वह दांत पीसते हुए यह बात कह रहा था, उसका गुस्सा उसके चेहरे से साफ नजर आ रहा था। ये देखकर महक अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लाते हुए कहती है, ही वो मेरा दुपट्टा आपकी कार के दरवाजे में फटा है, प्लीज निकाल दीजिए। कहकर महक अपने एक हाथ से अपने दुपट्टे को संभालती है और दूसरे हाथ से दुपट्टे को दरवाजे से निकालने की कोशिश करती है। लेकिन अर्जुन इस वक्त गुस्से में था और वह महक को घूर कर देख रहा था, मानो जैसे अभी उसकी जान ले लेगा। महक उसके गुस्से को देखकर जल्दी से अपना दुपट्टा दरवाजे से निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वह दरवाजे से दुपट्टा निकाल नहीं पाती। विस्मय अधिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह, अरे निकल जा, मेरी मां मरवाएगी क्या? अब जल्दी निकल भी जा, इस राक्षस को देखकर लग रहा है जैसे अभी मुझे खा जाएगा। देख तुझे फंसना है तो गुलाब के झाड़ियों में फंस, पंखे में फंस, ऑटो में फंस, रिक्शा में फंस, लेकिन इस मैनरलेस आदमी की कार के दरवाजे से निकल जा मेरी मां।
विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। अर्जुन अभी तक आकर खड़े महक की बकवास सुन रहा था। अपने लिए राक्षस, मैंने स्लैश आदमी, जाहिल, गवार, लुच्चे, लफंगे जैसे शब्द शायद अर्जुन ने पहले ही कभी सुने होंगे। वहीं दूसरी तरफ महक अपने दुपट्टे को जल्दी जल्दी कार के दरवाजे से निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह दुपट्टा अभी तक उसके दरवाजे से निकल नहीं पाया। गुस्से में अपनी मुठ्ठियां कसते हुए अर्जुन ने झट से महक का दुपट्टा पकड़कर कसके खींचा और चर की आवाज के साथ वह दुपट्टा दो टुकड़ों में बंट गया। ये देखकर महक की आंखें हैरानी से बाहर आ गई। इस वक्त उसके चेहरे पर गुस्सा और दुख की भावनाएं थी। महक रोनी सी सूरत बनाकर उसे दुपट्टे से झांकते हुए अर्जुन को देखते हुए कहती है, ए मेरा दुपट्टा, मेरा लाल लकी दुपट्टा, मेरे 1200 रुपीज के सूट का दुपट्टा, मेरे सिर्फ 3 बार पहने हुए सूट का दुपट्टा। तुम जैसे घटिया आदमी ने एक बार भी नहीं सोचा फाड़ने से पहले मेरा दुपट्टा, हाय रे मेरा दुपट्टा, कहकर महक वही रोने लगती है। अर्जुन अभी तक आंखें फाड़े उसके रोने को देख रहा था। अर्जुन को इस वक्त गुस्सा आ रहा था। अचानक उसकी नज़र अपनी कार के बोनट पर पड़ती है। वह देखता है कि महक द्वारा रखे गए खाने के लिफाफे का खाना लीक होकर उसकी कार के बोनट पर गिर रहा है और उसकी पूरी इंपोर्टेड कार खराब हो चुकी है। अब तो अर्जुन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। अर्जुन गुस्से से महक के बचे हुए दुपट्टे को भी छीनकर उस पर रखा हुआ खाने के पैकेट नीचे फेंकते हुए उस कार की बोनट को पोंछ देता है और वह दुपट्टा वापस महक के मुंह पर फेंक देता है। ये पकड़ो अपना पोछा, मेरी इतनी इंपॉर्टेंट कार खराब कर दी, ब्लडी जाहिल गवार कहीं के। इस तरह भी खाने का पैकेट कोई कहीं रखता है क्या? अब तक महक अर्जुन की हरकतों को हैरानी से देख रही थी और अपने बचे हुए दुपट्टे के टुकड़े का इतना बुरा हाल देखकर महक का गुस्सा भी 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। और जब वह अर्जुन के मुंह से अपने लिए जाहिल गवार सुनती है तब तो उसके गुस्से की कहने ही क्या। महक गुस्से से अर्जुन की कॉलर पकड़कर चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा दुपट्टा फाड़ने की और उसका पोछा बनाने की? पूछा बनाया तो बनाया, मेरा खाना भी फेंक दिया, खाना फेंका तो फेंका, ऊपर से मुझे जाहिल गवार भी कह रहे हो। जाहिल गवार मैं नहीं, तुम हो, तुम जाहिल, तुम गवार, तुम्हारा पूरा खानदान गवार। महक गुस्से से अर्जुन की कॉलर पकड़कर चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा दुपट्टा फाड़ने की और उसका पोछा बनाने की? पोछा बनाया तो बनाया, मेरा खाना भी फेंक दिया, खाना फेंका तो फेंका, ऊपर से मुझे जाहिल गवार भी कह रहे हो। जाहिल गवार मैं नहीं, तुम हो, तुम जाहिल, तुम गवार, तुम्हारा पूरा खानदान गवार। तुमने मेरे दुपट्टे का पोछा बनाया ना, रुको देखो अब मैं क्या करती हूँ, गवार किसे कहते हैं मैं तुम्हें दिखाती हूँ। कहकर महक नीचे फेंका गया खाने में से मटर पनीर की सब्जी अपने हाथों में उठाते हुए अर्जुन के पूरे कपड़े पर लगा देती है और बचा हुआ खाना उसकी कार की बोनट पर शीशे पर। महक ये काम गुस्से से दांत पीसते हुए कर रही थी और बड़बड़ा रही थी, मुझे जाहिल गवार कहा था ना, अब देखो किसे कहते हैं जाहिल गवार। ये देखकर अर्जुन गुस्से से दांत पीसते हुए महक के दोनों कंधों को पकड़ते हुए चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इतनी बदतमीजी करने की? क्या तुम्हें मेरा डर नहीं है? मेरे नाम तक से लोग कब जाते हैं और तुम यहाँ खड़े खड़े मेरे साथ बदतमीजी कर रही हो। ये सुनकर महक अपना कंधा गुस्से से छुड़ाते हुए कहती है, अरे जाओ जाओ, डरते होंगे लोग तुमसे लेकिन मैं नहीं डरती। दिखने में अच्छे घर के लगते हो, बड़ी सी गाड़ी है तुम्हारे पास, पैसे होंगे तुम्हारे पास, लेकिन तुम्हें मैनर्स नाम की चीज की कमी है जो एक इंसान को सरवाइव करने के लिए सबसे जरूरी है। मैं कहती हूँ जाओ और किसी एलकेजी के बच्चे के साथ स्कूल ज्वाइन कर लो। कम से कम वह बच्चा तुम्हें मैनर्स तो सिखा ही देगा कि अगर गलती करते हैं तो सॉरी बोलते हैं, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए एटीट्यूड नहीं दिखाते, समझे? और अपना यह एटीट्यूड किसी और को दिखाना मुझे नहीं, क्योंकि महक तिवारी तुमसे नहीं डरती। अब चुपचाप मुझे यहाँ से जाने दो वरना तुम्हारा वह हाल करूंगी कि तुम दोबारा किसी के साथ बदतमीजी करने से पहले 100 बार सोचोगे। कहते हुए महक झटके से अपना कंधा छुड़ा लेती है। हुए है बड़ा आया एटीट्यूड दिखाने, वह भी महक तिवारी को, कहकर महक वहां से जाने लगती है। इसके जैसे लुच्चे लफंगे रोज मिलते हैं हमारी गली मोहल्ले में, लेकिन मैं भी इनके जैसे घटिया लोगों को सबक सिखाना अच्छे से जानती हूँ। महक बड़बड़ाते हुए वहां से जाने लगती है। महक के मुंह से अपनी इतनी बड़ी इंसल्ट सुनकर अर्जुन को बहुत गुस्सा आता है और वह दांत पीसते हुए महक को कंधे से पकड़कर खींचते हुए कार से टिका देता है। ये सब इतनी जल्दी होता है कि महक को संभालने का मौका ही नहीं मिलता। अर्जुन गुस्से से महक के कंधे को दबाकर दांत पीसते हुए कहता है, बहुत गट्स है ना तुम्हें, तुम क्या मेरा बुरा हाल करोगी? आज मैं तुम्हारा वह हाल करूंगा कि आज के बाद तुम किसी से भी बदतमीजी करने से पहले 100 बार सोचोगी।
कहकर अर्जुन उसके होठों पर होठ रख देता है और उससे रफली कीस करने लगता है। इस वक्त उसकी पकड़ महक पर कसी हुई थी। महक खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, वो उसके कंधे और पीठ पर मुंह के मरती है, लेकिन अर्जुन की पकड़ से बचना उसके लिए इम्पॉसिबल था। अर्जुन महक के होठों को स्मूच करते हुए कीस कर रहा था, उसके लोअर लिप्स को सक कर रहा था, उसे बाइट कर रहा था। हालांकि इसकी शुरुआत गुस्से से हुई थी, लेकिन अगले ही पल अर्जुन इस फीलिंग को एंजॉय कर पा रहा था। वह धीरे धीरे अपनी कीस में खोता जा रहा था और आंखें बंद करके इस फीलिंग को फील कर रहा था। धीरे धीरे उसकी कीस पैशनेट होती जा रही थी। उसे महक के मुंह का स्वाद अच्छा लग रहा था। उसे अब ये फीलिंग और भी महसूस करनी थी, इसलिए वो अपना एक हाथ महक के सर के पीछे लगाकर उसे हंगरली कीस कर रहा था। अब उसे महक के मुंह में इंटर करना था, लेकिन महक ने अपना मुंह बंद कर रखा था। अर्जुन ने महक के होठों को जोर से बाइट किया, जिससे आहा की आवाज के साथ महक अपना मुंह खोल देती है और अर्जुन उसका फायदा उठाकर अपनी जीभ उसके मुंह में डालकर उसके हर एक कोने को एक्सप्लोरर करता है। महक रोते हुए खुद को उससे छू डालने की कोशिश करती है, लेकिन अर्जुन ने उसे कसकर उसकी कमर से पकड़ रखा था, जिससे छूटना उसके लिए शायद नामुमकिन था। हार कर महक अपनी कोशिश करना छोड़ देती है और उसे अपनी मनमानी करने देती है। इस बात को महसूस होते ही अर्जुन महक को और भी पैशनेट कीस करते हुए अपने आप पर से कंट्रोल खोते जा रहा था। अब वो धीरे धीरे उसकी कमर को सहलाते हुए अपने हाथों को उसके सूट के अंदर ले जाने लगता है। यह महसूस होते ही महक अपनी सारी हिम्मत बटोरकर अपने पैर से अर्जुन के दोनों पैरों के बीच में मारती है, जिससे अर्जुन खुद को संभाल नहीं पाता और दर्द से कुछ कदम दूर हट जाता है। अर्जुन गुस्से से दांत पीस रहा था। महक गुस्से से दांत पीसते हुए, जानवर कहीं कि तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं, कहकर महक वहां से रोते हुए भाग जाती है। ये सब इतनी जल्दी होता है कि अर्जुन को कुछ समझ में नहीं आता, वह अपनी जगह पर जम चुका था। इससे पहले कि अर्जुन कुछ समझ पाता और महक को कुछ जवाब दे पाता, महक उसकी आंखों से ओझल हो चुकी थी। वह आसपास नजर घुमाकर उसे ढूंढता है, लेकिन महक उसे कहीं नजर नहीं आती। अचानक अर्जुन अपने पॉकेट से मोबाइल निकालता है और किसी को कॉल करता है। मुझे लगता है मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल गए, मुझे मेरा इलाज मिल गया। ये सुनकर सामने वाला इंसान खुश होते हुए कहता है, क्या अर्जुन तू सच कह रहा है? ये तो बहुत अच्छी खबर है, लेकिन तुझे तेरा इलाज मिला कहाँ, कब और कैसे? अर्जुन अपने एक्सप्रेशन लेस फेस बनाए हुए नॉर्मल टोन में उस आदमी को जवाब देता है, सारी बात फोन पर ही पूछ लेगा क्या, चल जल्दी और मेरे टेस्ट लैब पहुंच, बाकी बातें मैं तुझे वहीं बताऊंगा। टेस्ट लैब, और वह भी इस वक्त? ये भी कोई वहां जाने का समय है? जरा घड़ी में टाइम देख, 3 बजे बज रहे हैं। इस वक्त वह टेस्ट लैब बिल्कुल सुनसान होगा। सामने वाले आदमी ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया, ओके फाइन, मैं तेरे घर आ रहा हूं, तू कहीं मत जाना। अर्जुन ने कड़ी आवाज में कहा। तभी अमन हड़बड़ाते हुए कहता है, नो 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 प प्लीज, तू इस वक्त घर में था, एक काम कर, तू अपने विला पहुंच, मैं वहीं आता हूं। ये सुनकर अर्जुन को अजीब लगता है, तभी दूसरी तरफ से फोन पर उसके कानों में किसी की आवाज पड़ती है, अमन डार्लिंग, हाउ मच मोर टाइम विल इट टेक? आई एम वेटिंग फॉर यू, हरी अप डार्लिंग। ये किसी लड़की की आवाज थी। आई एम जस्ट कमिंग डार्लिंग, वेट अ व्हाइल। अमर ने मुस्कुराकर उस लड़की को जवाब दिया, जिसे सुनकर अर्जुन वहां का सारा मामला समझ जाता है और ना मैं अपना सर झटक कर अमन को ताना मारने की टोन में कहता है, तू नहीं सुधर सकता ना? चल ठीक है, तू अपना काम कंटिन्यू कर, मैं अपने विला पहुंचता हूं, लेकिन ज्यादा टाइम मत लगाए, समझा? ओके बॉस, सामने से अमन मजाकिया अंदाज में कहता है। कहकर अर्जुन कॉल कट कर देता है। कॉल कट करने के बाद अमन जल्दी से अपने कपड़े पहनता है। वह लड़की जो लगभग आधे कपड़ों में उसके बेड पर बैठी थी, उसे जल्दी जल्दी तैयार होता देख हैरान होते हुए कहती है, अमन डार्लिंग, व्हाट आर यू डूइंग एंड वेयर आर यू गोइंग आफ्टर गेटिंग रेडी सो सून? आई एम सो सॉरी डार्लिंग, बट आई हैव टू गो नाउ, इट्स अर्जेंट। अमर ने जल्दी से रेडी होते हुए कहा। बट व्हाट अबाउट आवर प्राइवेट मोमेंट्स? उस लड़की ने परेशान होते हुए पूछा। आई एम सॉरी डार्लिंग, बट नो प्राइवेट मूवमेंट एट दिस टाइम, बिकॉज आई हैव टू गो, लेट्स कंटिन्यू लेटर। तुम फिलहाल चली जाओ, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगा। कहकर अमन जल्दी से रेडी होकर अपनी कार की कीज लेकर अर्जुन के विला की तरफ चल देता है। एक साथ अपनी अपनी कार से अर्जुन के विला पहुंचते हैं। दोनों की मुलाकात विला के बाहर मेन गेट के पास ही हो जाती है। अमन एक पल की भी देरी न करते हुए अपनी कार को ब्रेक लगाता है और जल्दी से उतरकर अर्जुन के पास जाता है। अर्जुन भी अपनी कार से निकलकर अमन से मिलता है। अमन खुश होते हुए अर्जुन से पूछता है,
अर्जुन, तूने जो फोन पर कहा था क्या वह सच है? क्या तुझे अपनी प्रॉब्लम का सलूशन मिल गया? क्या तो बिल्कुल ठीक हो चुका है? अमन बिना रुके सवालों की बारिश अर्जुन पर कर देता है। अर्जुन अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए उसके बालों को उलझाते हुए कहता है, अबे बस कर, सारे सवाल यही पूछ लेगा क्या? या अंदर भी चलेगा? चल अंदर चलकर बात करते हैं, मुझे रेडी भी होना है। अचानक अमन की नज़र अर्जुन के कपड़ों पर पड़ती है, जिसे देखकर वह हैरान होते हुए कहता है, ओह गॉड अर्जुन, तूने अपने कपड़ों की क्या हालत बना रखी है? कहीं लंगर लूटने गया था क्या? अमन मुंह दबाकर हंसते हुए उसका मजाक उड़ा रहा था। ये सुनकर अर्जुन उसे गुस्से वाला लुक देता है और घूर कर देखते हुए कहता है, क्या बकवास कर रहा है तू? अमन अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए अर्जुन से कहता है, अरे तू मुझ पर गुस्सा क्यों हो रहा है? जरा अपनी हालत देख, तुझे देखकर कोई क्या कहेगा। लेकिन एक बात बता, तेरी यह हालत हुई कैसे? अर्जुन अमन का हाथ खींचकर उसे भी लेके अंदर ले जाते हुए कहता है, पहले तू अंदर चल, तुझे सब बताता हूँ। अंदर आकर अर्जुन अमन को सारी बात बता देता है, जिसे सुनकर अमन का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वह हैरान होते हुए कहता है, उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह, क्या तेरी यह हालत एक लड़की ने की है? द ग्रेट अर्जुन बजाज को एक लड़की ने मटर पनीर की होली में नहला दिया। जिसके सामने बड़े से बड़ा गैंगस्टर भी खड़ा होने से पहले 100 बार सोचता है, उसके सामने एक लड़की ने बहादुरी दिखाई। ये खबर तो न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर आनी चाहिए। उस लड़की को बहादुरी पुरस्कार, वीरता पुरस्कार, भारत रत्न, जितने भी रत्न हैं सारे मिल जाने चाहिए। वैसे वह कहीं की झांसी की रानी थी क्या, जो तुझ जैसे राक्षस से भिड़ गई? वह जिंदा भी है या मार दिया तूने उसे? देख, मुझे पहल दे ताकि मैं तुझे बचाने के लिए कोई झूठी गवाही सोच सकूं। सोचने का नाटक करते हुए हम पुलिस को बोलेंगे कि जिस वक्त उस लड़की का मर्डर हुआ उस वक्त हम लोग इम्पोर्टेंट सर्जरी में थे। अरे नहीं नहीं, इससे तो हम लोग झूठे साबित हो जाएंगे। दूसरा सोचना पड़ेगा। हाँ, हम लोग क्लब में डांस कर रहे थे, ये ठीक रहेगा। मैं अपने 2-4 दोस्तों को भी कह दूंगा, वह भी हमारी साइड लेंगे, तू बच जाएगा यार। वाई फियर, बिकॉज अमन इज हियर। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा यार। लगभग आधे घंटे में अमन और अर्जुन की बिन सर पैर की बातें सुनकर अर्जुन गुस्से से उसे लुक देते हुए कहता है, जस्ट शट अप। मैंने उस लड़की को मारा नहीं है, लेकिन उसकी बदतमीजी के लिए उसे छोड़ भी नहीं सकता था, इसलिए मैंने उसे ऐसी सजा दी है कि आज के बाद वह किसी के साथ भी बदतमीजी करने से पहले 100 बार सोचेगी। अरे लेकिन ऐसा क्या किया तूने उस लड़की के साथ? अमन परेशान होते हुए पूछता है। बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, क्योंकि तभी तो मुझे पता चला कि मुझे मेरी बीमारी का सलूशन मिल चुका है और मैं ठीक हो चुका हूं। फिलहाल चल, मैं 15 मिनट में रेडी होकर आता हूं। हमें टेस्ट लैब की तरफ चलना होगा। कहकर अर्जुन रेडी होने के लिए बाथरूम में चला जाता है। वह शावर लेकर क्लोजेट में जाकर अपनी ड्रेस चेंज करता है। इस वक्त उसने व्हाइट टी शर्ट, ब्लैक लेदर जैकेट और ब्लैक लेदर पेट पहनी हुई थी। बालों को जेल से सेट किया हुआ था। हाथों में एक्सपेंसिव वॉच और ब्लैक लेदर शूज। अपनी कार की लेकर वह अमन के साथ निकल जाता है। रास्ते में कार में बैठे हुए अमन परेशान होते हुए कहता है, लेकिन तुझे अभी इसी वक्त टेस्ट लैब क्यों जाना है? देख, मैं ठीक से तैयार भी नहीं हुआ, कोई देखेगा तो क्या कहेगा? अर्जुन कार ड्राइव करते हुए अमन को कहता है, मुझे पता था तू यही कहेगा। पीछे बैक सीट पर एक पैकेट रखा हुआ है, उसमें तेरे कपड़े हैं, या चेंज कर ले। हाँ, सुनकर अमन हैरान होते हुए कहता है, लेकिन मुझे बता तो तुझे जाना क्यों है? अर्जुन कार ड्राइव करते हुए अमन को बताता है, कंफर्मेशन के लिए कि मेरी बीमारी ठीक हुई है या नहीं। कंफर्मेशन कैसे कंफर्मेशन? इसका मतलब तू अभी भी कंफर्म नहीं है कि तेरी बीमारी ठीक हो चुकी है। तो तूने मुझे ऐसा क्यों कहा कि तुझे अपनी बीमारी का सलूशन मिल गया है और तू ठीक हो चुका है? अमन ने हैरान होते हुए पूछा। दरअसल इसके पीछे की वजह है वह लड़की, जिसे कहते हुए अर्जुन अपने ख्यालों में खो जाता है। अर्जुन ने जब महक को किस किया था, ये फीलिंग उसके लिए बिल्कुल नहीं थी। उसने आज तक इस फीलिंग को महसूस नहीं किया था। इसी फीलिंग को पाने के लिए अर्जुन ने आज तक ना जाने कितनी मेहनत की थी, कितने पैसे लगाए थे। दरअसल 12 साल की उम्र में अर्जुन का एक्सीडेंट हुआ था। उस एक्सीडेंट के बाद अर्जुन को कोई भी इमोशनल फीलिंग नहीं होती थी। वह किसी भी फीमेल की तरफ अट्रैक्ट ही नहीं हो पाता था। उन्हें किस करना या उनके साथ सर्जिकल होना जैसी कोई भी हार्मोनल एक्टिविटी में वह एक्टिव नहीं रह पाता था, जिसके कारण उसकी पर्सनल लाइफ काफी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। वह इमोशनली वीक हो चुका था। एक नॉर्मल फैमिली पाने का सपना उसका सपना बनकर ही रह चुका था। लेकिन पहली बार उसे यह फीलिंग महक से महसूस हुई थी, और इसी बात को कंफर्म करने के लिए वह अपने टेस्ट लैब की तरफ जा रहा है। बस अब मुझे यही कंफर्म करना है कि मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूं, अब कोई और सवाल नहीं।
चुपचाप जाकर ड्रेस चेंज कर ले वरना तुझे इस ड्रेस में टेस्ट लैब में ले जाऊंगा। ये सुनकर अमन अर्जुन से कहता है ठीक है लेकिन कार तो रोक तभी तो मैं पीछे जाऊंगा। अर्जुन कार ड्राइव करते हुए एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ कहता है कार नहीं रुकेगी यहीं से पास हो जा। वॉट, अरे यार क्या मुसीबत है, कहकर अमन आगे की सीट से पीछे की सीट की तरफ पास होता है। अमन बैक सीट पर जाकर अपनी ड्रेस पहनता है जिसमें ब्लू जीन्स, व्हाइट टी शर्ट और डेनिम जैकेट थी, जिसे पहनकर वह काफी अट्रैक्टिव और हैंडसम लग रहा था। इसके साथ ही दोनों दोस्तों ने अपनी आंखों पर ब्लैक शेड चढ़ाए हुए थे। इस वक्त दोनों ही किसी बॉलीवुड फिल्म की हीरो की तरह लग रहे थे, बिल्कुल हैंडसम और डैशिंग। लगभग कुछ देर बाद शाम 7 बजे उन लोगों की कार एक खूबसूरत डिस्को बार के आगे रुकती है। ब्लू शाइन डिस्को बार, जी हाँ ये डिस्को बार ही है अर्जुन का टेस्ट लैब। दोनों ही दोस्त बड़े ही एटीट्यूड के साथ मर्सिडीज में से निकलते हैं। अपने अपने गॉगल्स को ठीक करते हुए कार की एक गार्ड को देते हैं ताकि वह उस कार को पार्क कर सके। इसके साथ ही दोनों टशन के साथ उस डिस्को बार के अंदर एंटर करते हैं। इस डिस्को बार का नज़ारा देखते ही बनता है। चारों तरफ चकाचक लाइट, एक साइड बड़ा सा बार काउंटर जिस पर लगभग 3 वेटर सबको शराब परोस रहे थे। कुछ वेटर हाथ में शराब की ट्रे लिए इधर उधर कस्टमर को सर्व कर रहे थे। विच फ्लो पर लाउड म्यूजिक पर कई लोग थिरक रहे थे। आधे कपड़े पहने लड़कियां म्यूजिक की धुन पर नाच रही थी। किसी किसी के हाथों में शराब की गिलास थे और कोई नशे में ट्यून। अमन और अर्जुन कोने में रखे बड़े से लेदर सोफे पर जाकर बैठ जाते हैं। उनके बैठते ही एक वेटर उनके आगे शराब का गिलास करता है जिसे दोनों दोस्त उठा लेते हैं। शाम है, जाम है और है नशा। तन भी है, मन भी है पिघला हुआ। छाए है रंगीन या फिर भी है बेताबिया। क्यों धड़कता है दिल, क्यों ये कहता है दिल। दीवानों को अब तक नहीं है ये पता, आज की रात खोना है क्या पाना है क्या, खोना है क्या, आज की रात खोना है क्या पाना है क्या, खोना है क्या। अमन जैसे ही शराब के गिलास को मुंह लगाता है, म्यूजिक की धुन पर वह भी अपने गर्दन को हिलाने लगता है और म्यूजिक एंजॉय करता है। अचानक कुछ लड़कियां अमन और अर्जुन के पास आती हैं और उन्हें बड़े ही स्टाइल के साथ कहती हैं, हे हैंडसम वुड यू लाइक टू डांस विथ मी। 2 घड़ी में ही यहाँ जाने क्या होगा, जो हमेशा था मेरा दिल मेरा होगा। कौन किसके दिल में है फैसला होगा, फैसला है यही जीत होगी मेरी। दीवानों अब तक नहीं है ये पता, यस वाई नॉट ब्यूटिफुल इट्स अ प्लेजर फॉर मी। अमर ने मुस्कुराते हुए उस लड़की को जवाब दिया और धीरे से अर्जुन के कान में कहा, भाई मेरा काम तो हो गया, तू अपनी देख। कहकर अमन उस लड़की के साथ डांस करने फ्लो पर चला जाता है। कुछ ही देर में अर्जुन के पास भी कुछ लड़कियां आती हैं और बड़े ही स्टाइल से अर्जुन से पूछती हैं, आज की रात खोना है क्या पाना है क्या, खोना है क्या, आज की रात खोना है क्या पाना है क्या, खोना है क्या। हे हैंडसम, क्या तुम यहाँ अकेले हो, क्या तुम हमारे साथ डांस करना पसंद करोगे। ये सुनकर अर्जुन भी मुस्कुराते हुए कहता है, ऑफ कोर्स ब्यूटीफुल। कहकर अर्जुन उस लड़की का हाथ पकड़कर डांस फ्लो पर डांस करने चला जाता है। आओ मैं तुमसे कहूँ बात चुपके से, रंग बदलेगी पल में रात चुपके से, तुमको ले जाऊंगा फिर साथ चुपके से, जाओगे तुम कहाँ देखो मैं हूँ यहाँ। दीवानों को अब तक नहीं है ये पता, आज की रात खोना है क्या पाना है क्या, खोना है क्या, आज की रात खोना है क्या पाना है क्या, खोना है क्या। यूं ही सारी रात म्यूजिक बजता रहता है और उस बार का माहौल और भी ज्यादा खुशनुमा हो जाता है। रात के 1 बजे तक अर्जुन पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुका था। मुझे काम के लिए यहाँ आया था, उस काम का कोई रिजल्ट उसे नहीं मिला था। वह ना जाने कितने ही लड़कियों के करीब जाने की कोशिश कर चुका था लेकिन किसी भी लड़की के पास उसे वह फीलिंग नहीं आई थी। अपनी फ्रस्ट्रेशन में अर्जुन गुस्से से वाइन का गिलास पटकते हुए चिल्लाते हुए खुद से कहता है, कैसे कैसे आखिर कैसे हो सकता है ऐसा। अचानक अर्जुन की नजर